आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 26 सितंबर 2024 और मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे हिजबुल्लाह इजराइल के बीच लगातार बमबारी जारी, सेटलर्स घर छोड़ भाग रहे, लेबनानी भी हो रहे बेघर। पिछले 24 घंटे में 72 लेबनानियों की मौत। इजराइल कर रहा ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी। इराकी मूवमेंट ने भी तेज किए हमले। इजराइल के इलाद पोर्ट पर मचाई तबाही। इजरायली जेलों में फलस्तीनियों के साथ लगातार हो रही हैवानियत। 1200 लोग झेल रहे सिस्टमैटिक टॉर्चर। रूसी सदर पुतिन का बड़ा ऐलान, न्यूक्लियर बम दाग सकते हैं हम, करेंगे न्यूक्लियर पॉलिसी में चेंज। और इतिहास में पहली बार अपने डिस्ट्रॉयर जहाज को ताइवान स्ट्रेट में लेकर पहुंचा जापान। चीन के खिलाफ जापान के साथ उतरे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो ये थी कुछ हेडलाइंस, लेकिन खबरें इससे कहीं ज्यादा हैं। पहली हेडलाइन अल जजीरा से चुनी है, जो ये बताती है कि इस पूरी दुनिया पर एक न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडरा रहा है। क्या लिखा है? पुतिन आउटलाइंस न्यू रूल्स फॉर रशियन यूज ऑफ वास्ट न्यूक्लियर आर्सेनल। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को, यूरोप को, वेस्ट को न्यूक्लियर हमले की वार्निंग दी है। कहा है कि वो अपनी परमाणु नीति में, अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में बदलाव करेंगे, क्योंकि रूस को बचाने के लिए ये बेहद अहम है। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने मॉस्को में सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। इसमें उन्होंने कहा कि रूसी हुकूमत परमाणु हथियारों के, न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े तमाम रूल्स और शर्तों को बदलने जा रही है। बदलेगी नहीं, बदलने जा रही है, यानी यूज करना है। पुतिन ने कहा कि अगर रूसी इलाकों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल या ड्रोन हमला भी होता है, तब भी रूस इन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। पुतिन का यह बयान तब आया है जब यूक्रेन वेस्ट के साथ रूस में दूर तक हमला करने वाली मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत मांग रहा है। पुतिन ने कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की शर्तों में बदलाव जरूरी था, क्योंकि दुनिया तेजी से बदल रही है, लिहाजा हम ये बदलाव कर रहे हैं। आप सिर्फ मिसाइल और ड्रोन दाग कर देखिए, हम आपको बताएंगे कि इस सदी में न्यूक्लियर बम कैसे दागा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और खबर का रुख करते हैं। जापान और चीन के बीच टिंग पिंग चुआम चूम, यानी कि बड़ी टेंशन बढ़ने जा रही है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी चाइनीज और जापानी जुबान समझ में आ गई होगी। जापान ने इतिहास में पहली बार अपने डिस्ट्रॉयर जहाज को ताइवान स्ट्रेट में भेजा है। जापानी नेवी का यह खतरनाक जहाज बुध को चीन के साहिल के करीब मौजूद ताइवान स्ट्रेट से होकर गुजरा। स्ट्रेट जल डमरू मध्य, मतलब पतला सा रास्ता, फिर पीछे चौड़ा समंदर, आगे चौड़ा समंदर। तो जापान के इस एक्शन को जापानी इलाकों और इंटरनल जो वाटर्स हैं, इंटरनेशनल वाटर्स हैं, उसमें चीन की बढ़ती मिलिट्री एक्टिविटी का जवाब माना जा रहा है। अगस्त में चीन ने जापानी एयर स्पेस में भी घुसपैठ की थी। जापान को इससे बुरा लगा था। चाइना ऐसा करता है, लिहाजा जापान ने अब जवाब देने की कोशिश की है। इसी सिलसिले में एक और खबर है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हवाले से ये खबर है कि सिर्फ जापान ही नहीं, बल्कि अमेरिकी गुट के मेंबर्स ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी ताइवान स्ट्रेट में जापानी वॉरशिप के साथ अपने भी वॉरशिप्स लेकर पहुंच गए। न्यूजीलैंड की नेवी ने आज 26 सितंबर को यह बताया कि उसने 7 सालों में पहली बार ताइवान स्ट्रेट के जरिए ऑस्ट्रेलियाई वॉरशिप के साथ नेविगेशन किया। इस महीने की शुरुआत में जर्मन वॉरशिप्स ने 22 सालों के बाद पहली बार ताइवान स्ट्रेट में एंट्री की थी। दोस्तों, अमेरिका और उसके दोस्तों ने बार बार ताइवान स्ट्रेट में जो हलचल की है, जो उसे पार किया है, उससे चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और इस इलाके के लिए खतरे पैदा हो गए हैं। दरअसल ये वेस्ट, जापान और ताइवान का चीन के खिलाफ एक जाल है, जो एक बड़ी जंग की अलामत में बदल सकता है। अब खबरें स्क्रीन से लाइव, और सबसे पहले बात फ़लस्तीन की। फ़लस्तीन में जंग जारी है, बमबारी जारी है। फ़लस्तीन में शहादतों के सिलसिले जारी हैं, लेकिन हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड और बाकी रेजिस्टेंस मूवमेंट के लड़ाके भी अब भी जंग लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। इजरायली फ़ौजी भी घायल हो रहे हैं, उनके टैंक्स भी उड़ाए जा रहे हैं। लेकिन एक खबर अल-मायदीन के हवाले से ये भी है कि 1200 फ़लस्तीनियों को सिस्टमैटिक टॉर्चर दिए गए हैं इजरायली जेलों में। ये वो लोग हैं जिन्हें इजरायली ट्रूप्स उठा कर ले गए, किसी को अगवा कर ले गए, किसी को ऊपर चार्ज लगाया, किसी के ऊपर चार्ज नहीं लगाया। कल ही 88 बॉडीज़ का एक कंटेनर भेजा था इजराइल ने, जिनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी, कोई रिकॉर्ड नहीं था, जिसे गज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने
लेने से मना कर दिया था। और आज इन 1200 फ़लस्तीनियों की रिपोर्ट आती है कि इनको ऐसी अजियतें दी गई हैं, ऐसे जुल्म इनके ऊपर किए गए हैं कि इंसान अगर सुने तो उसकी रूह कांप जाए, उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। इनके साथ रेप भी किए गए हैं, इन पे कुत्ते भी छोड़े गए हैं, इनको बर्फ़ पर भी लिटाया गया है, ज़ख्मों पर नमक भी छिड़का गया है, तमाम तरीके से इनके साथ गालियाँ, बदतमीज़ियाँ सब की गई हैं। ये अल मायदीन की रिपोर्ट बताती है। अल मायदीन की रिपोर्ट में लिखा है कि इज़राइल ने इन लोगों को डिटेन किया और डिटेनी कमीशन जो है, फ़लस्तीनियन डिटेनीज़ एंड डिटेनी कमीशन, उन्होंने इस बारे में रिपोर्ट दी कि 1200 फ़लस्तीनियों के हालात बद से बदतर हैं। इनके साथ सिस्टमेटिक टॉर्चर, अब्यूज़, असॉल्ट, ये सब किया गया। ये ख़बर अल मायदीन ने भी फ़लस्तीन की वाफा न्यूज़ एजेंसी के हवाले से छापी है। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और ख़बर का रुख करते हैं सर। इज़राइल अटैक्स लेबनान, ये अल जज़ीरा की ख़बर है कि कल जो बुध का रोज़ गुज़रा है उसमें 72 लेबनानी शहीद हुए हैं कल पूरे 24 घंटे में, क्योंकि इज़राइल ने ज़बरदस्त तरीके से कल भी बमबारी की, साउथ लेबनान के कुछ इलाकों में, बीका वगैरह में भी की है। और इसमें जो है अब भी इजाफे हो रहे हैं क्योंकि ये हमले अब भी जारी हैं। दूसरी तरफ हर्ज़ी अलेवी के बारे में हमने पहले भी बात की थी, बस इतना बता दूं कि वो अपने ट्रूप से कह रहे हैं कि हम बमबारी इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके लिए एक ग्राउंड ऑपरेशन का रास्ता बना सके। फ़िलहाल एक चीज़ मैंने पीछे भी बताई थी जो इसमें भी लिखी है, 21 दिन का सीज़ फायर प्रपोज़ल जो है दिया गया है लेबनान को और इज़राइल को कि कर लो, और इसे यूएस, फ्रांस, सऊदी अरब, यूएई और बाकी यूरोपियन ममालिक ने मिलकर एक मीटिंग की, यूएन की जो मीटिंग चल रही है न्यूयॉर्क में, उससे अलग एक मीटिंग की और ये दोनों को पेश किया है कि 21 दिन तक मान जाओ। फ़िलहाल ये सब कुछ चल रहा है। 620 लोग अब तक कुल शहीद हो चुके हैं जब से इज़राइल ने परसों से बमबारी शुरू की है लेबनान में। इज़राइल आतंक फैला रहा है या आतंकवाद फैला रहा है, ये अल जज़ीरा की हेडलाइन है। और ये कहा है लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को उन्होंने ये बताया है। और उन्होंने कहा है कि जो भी हालात हैं इस वक्त हमारे मुल्क में या मिडिल ईस्ट रीजन में, वो एक बड़ी जंग की अलामत हैं। अगर इज़राइल ने अपने जराइम को नहीं रोका तो फिर हालात बद से बदतर होंगे जो आप लोग भी संभाल नहीं पाएंगे। खैर ये सब कुछ है चूँकि उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वहाँ पर हिज़्बुल्लाह के, बट हुकूमत लेबनान में हिज़्बुल्लाह की नहीं है। उनका कंट्रोल साउथ के पार्ट्स में है लेबनान के, हुकूमत जो है अलग पार्टीज़ चलाती हैं। फ़िलहाल हम बढ़ते आगे, कुछ और ख़बरों का रुख करते हैं। इज़राइली इलाकों पर लेबनान की बमबारी जारी है। किबुत्स के जो इलाका है किबुत्स का इज़राइली कब्ज़े में, वहाँ के रेजिडेंट्स कह रहे हैं कि हम भी निशाना बन सकते थे, हमारा घर, हमारे बाप दादाओं का घर, मतलब यहाँ पर ज़मीन कब्ज़ा की, इन इलाकों में ये कब्ज़े की ज़मीनें हैं, तो सेटल हुए थे ये सेटलर्स, तो अब तो उनकी दूसरी तीसरी नस्ल भी है कुछ की, तो कह रहे हैं हमारे बाप दादाओं का घर तबाह हो गया सब, उसकी तस्वीर आप देख ही रहे हैं। और जो है हम भी हो सकते थे निशाना, हम लोग सेफ़ नहीं हैं नॉर्थ में, नॉर्थ से हज़ारों लोग भाग चुके हैं, कब ये जंग रुकेगी? इज़राइल कह रहा है कि हम लेबनान के हिज़्बुल्लाह को तबाह कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर तबाह हो रहे हैं। दैट कुड हैव बीन अस, से किबुत्स सार रेजिडेंट्स आफ्टर डायरेक्ट रॉकेट हिट ऑन अ हाउस। डायरेक्ट रॉकेट हिट हुआ। हालांकि हिज़्बुल्लाह के रॉकेट्स इतना कोई नुकसान नहीं मचाते हैं कि वैसे ही इससे इजरायली ज़्यादा नहीं घबराते। पहले तो ज़्यादातर को आयरन डोम इंटरसेप्ट कर लेता है, दूसरा अगर वो गिरते भी हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि जैसे इजराइल मारता है तो पूरी इमारत नीचे एकदम पत्तों की तरह डर जाती है, बस ये गिरते हैं, भाड़ करते हैं, और जो हकीकत है वो बयां कर रहा हूँ। ड्रोन फ्रॉम इराक हिट्स इलाद पोर्ट। ड्रोन आए इराक से, छोटे छोटे ड्रोन आए इनके भी, इजराइल के इलाद पोर्ट पर इन्होंने हिट किया, कुछ तबाही के मनाजिर सामने आए। इसे खुद द टाइम्स ऑफ इजराइल ने ही जो है वो हेडलाइन बनाया है कि डैमेज हुआ है और 2 लोग मामूली तौर पर ज़ख्मी हुए हैं। ये उसकी तस्वीर भी उन्होंने इस हेडलाइन के साथ पेश किया है, धुंधली सी तस्वीर। पेंटागन, अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा विभाग और वहाँ की जो ये स्पोक्स पर्सन हैं, इनको आप जान लीजिए, सबरीना सिंह हैं, इन्होंने ये कहा है कि हम लोग जो हैं ये अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि वो इज़राइल जाकर लेबनान में अटैक करेगा ग्राउंड या नहीं करेगा, लेकिन हमारा इसमें कोई रोल नहीं होगा। वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ इंटेलिजेंस टू
लेबनानीज इजरायली फोर्सेस, वो कहते हैं हमको इंटेलिजेंस नहीं मुहैया करा रहे हैं इसराइल को। इसराइल जो कर रहा है अपने दम पर कर रहा है। इसराइल टू डिसाइड ऑन लेबनान ग्राउंड, और इसराइल को ये डिसाइड करना है कि वो लेबनान में ग्राउंड इन्वेजन करे या ना करे। अब सोचिए यूएनएससी में बैठ के क्या कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, लव लेटर लिख रहे हैं, सीज फायर कर लो 21 दिन का सीज फायर। और यहाँ पर अमेरिकी रक्षा विभाग कर रहा है जो उन्हें करना है वो अपने दम पर करें। आप इजाज़त दे रहे हैं और ये कह रहे हैं नो यूएस इंटेलिजेंस सपोर्ट प्रोवाइडेड। कोई इंटेलिजेंस सपोर्ट प्रोवाइड नहीं हो रहा है, अमेरिका का कोई सपोर्ट नहीं है इसराइल को, जबकि इन्हीं का ये बयान था अभी कुछ दिन पहले। और इस आर्टिकल में भी लिखा है दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स प्रीवियस स्टेटमेंट्स। समझे यूएस के क्या थे कमिटमेंट, उनके क्या प्रीवियस स्टेटमेंट थे। कमिटमेंट था, पूरा वादा था इसराइल से कि हम इसराइल की हिफाजत करेंगे। अब ये क्या कहते हैं, मान लीजिए इसराइल का नाम हम मोनू रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये कहते हैं कि मोनू जो है, मोनू को तय करना है कि वो लेबनान में घुसेगा नहीं घुसेगा। अब अगर मोनू पिटने लगा तो ये कहेंगे मोनू को हम पिटने नहीं देंगे, जो मोनू को पीटेगा हम उसे पीट देंगे। पहले आप मोनू को घुसने से ही रोक लो, नहीं वो अपना फैसला खुद लेगा, घुसेगा नहीं घुसेगा। घुस गया, पिटने लगा तो मोनू को हम बचाएंगे। तो ये मोनू को बचाने के चक्कर में बहुतों को पीटने का प्लान बना लेते हैं, ऐसा लगता है। खैर छोड़िए, आगे फर्ज किया है मोनू। यूएस सेंटकॉम, यूनाइटेड स्टेट्स की सेंट्रल कमांड, उन्होंने ये कहा है कि यूएस आर्मी के सोल्जर्स जो हैं वो सिक्योरिटी ऑपरेशंस कंडक्ट करेंगे विद इन यूएस सेंट्रल कमांड एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी वाला जो एरिया है, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यूएस कमांड का, उसमें रहकर यूएस के फौजी जो है वो सिक्योरिटी ऑपरेशंस लॉन्च करेंगे। अब ये एरिया कौन से हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कुवैत, ओमान और वो सीरिया के हिस्से जो बशर अल असद की हुकूमत के अंडर या कंट्रोल में नहीं आते हैं, ख़ासतौर से देर इज़ जोन। इनमें से कौन से एरिया से ये सिक्योरिटी ऑपरेशन लॉन्च करेंगे और क्यों और किसके खिलाफ? सब कुछ इजराइल की हिफाजत के लिए और हर उस शख्स की या उस हुकूमत की या ग्रुप की मुखालफत के लिए या उसको मज़ा चखाने के लिए जो इजराइल पर हमला करेगा। यानी ऑपरेशंस ऑफ यूएस आर्मी भी लॉन्च करने जा रही है। इनके पास बेसिस हैं उन सारी कंट्रीज़ में जिनके मैंने नाम आपको गिनाए हैं। यूएस सेंटकॉम का ही मैसेज है, आप देख लीजिए। इन्होंने बताया है अब से कुछ घंटे पहले कि हमने हाउथीज़ का एक एरियल व्हीकल जो है, अनक्रूड एरियल व्हीकल यानी एक ड्रोन, उसे मार गिराया है रेड सी में। ये हमारी तरफ आ रहा था। यानी हाउथीज़ अपने हमले कर रहे हैं। जब वो हिट करते हैं तब वो आकर बयान देते हैं, जब तक उनके मार के गिराए जाते हैं तब तक वो कोई बयान नहीं देते। बहुत जल्दी टू स्टेट सॉल्यूशन द ओनली सॉल्यूशन। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में मौजूद हैं, दुनिया के तमाम प्रीमियर्स मौजूद हैं। तो उन्होंने वहाँ पर बयान दिया है कि फ़लस्तीन के मामले का या मिडिल ईस्ट की क्राइसिस का सुलझाव जो है, सॉल्यूशन जो है, वो सिर्फ टू स्टेट सॉल्यूशन है। फ़लस्तीन का अलग फ़लस्तीन बने, अलग इजराइल की एक हद तय हो कि भैया बस इसके आगे तुम कभी नहीं बढ़ोगे, 1 इंच नहीं लोगे। तो और इन्होंने ये भी कहा कि इजराइल का कब्ज़ा जो है और कब्ज़े की जो रवायत हो उसका भी ख़ात्मा होना बहुत ज़रूरी है। कौन है ये? स्पेन के प्राइम मिनिस्टर। कहाँ बोल रहे हैं? यूएनजीए में। भाई देखिए, अब साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट साहब जो हैं रामाफोसा, वो क्या कह रहे हैं? इन्होंने 79 सेशन ऑफ यूएनजीए में, ये यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कहा कि जो फ़लस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ हिंसा हो रही है, जुल्म हो रहा है और लगातार जारी है, वो 8 से या 12 महीनों से जारी नहीं है, लगभग आधी सदी से जारी है और इसे रुकना होगा। और उनका फ़लस्तीनियों का डिस्क्रिमिनेशन जारी है। और हम साउथ अफ्रीकन से ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का दर्द कौन जानता होगा? हम समझ सकते हैं फ़लस्तीनियों की हालत क्या है, क्योंकि हमने मुद्दतों तक उसे झेला है। उनके साथ भी रंग भेद जैसी हरकतें हो रही हैं जो हमारे साथ हुई थी। लिहाजा हम चाहते हैं कि इजराइल के ये जुल्म फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जो जारी हैं वो बंद हो जाएं। अब स्पेन, साउथ अफ्रीका और अब कोलंबियन प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो की बात, ये भी मौजूद थे यूएन जनरल असेंबली में। इन्होंने क्या कहा कि व्हेन गाजा डाइज ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी विल डाइज। जिस दिन गाजा मरेगा उस दिन पूरी इंसानियत मर जाएगी। हमारे पास आज भी 20,000 बच्चों की, फ़लस्तीनी बच्चों की लाशें हैं। हमारे पास 20,000 मुर्दा बच्चे, यानी हम 20,000 मुर्दा बच्चे देख चुके हैं फ़लस्तीन के, गज़ा के। हम और कितने देखेंगे?
उन्होंने यूएन असेंबली में ये कहा, यानी उन्होंने कहा कि इंसानियत के ज़िंदा रहने के लिए गज़ा का ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ न्यूज़ नेटवर्क की एक हेडलाइन है, हमास ने जिन बुज़ुर्ग खातून जो इज़राइली थीं जिन्हें आज़ाद किया था सबसे पहले लोगों में, और योशेफ्ट लिशिफ्स इनका नाम है, मेरे प्रोनाउंसिएशन में कुछ हो सकता है गड़बड़, उन्होंने ये बताया है एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में कि बेंजामिन नेतन्याहू उनकी आज़ादी के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दी थी, मुझे आज़ाद कराने में उनका इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन हमास ने इंसिस्ट किया कि नहीं, हम इन्हें आज़ाद करते हैं। ये बहुत बुजुर्ग हैं, ये बीमार हैं, इनको जाना चाहिए, हम इनकी अपनी कैद में इनकी देखभाल नहीं कर पाएंगे, ये उन्होंने बताया और कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने इसको हेडलाइन बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया हेडलाइन शो देखने के लिए। उम्मीद ये करते हैं आपको पसंद आया होगा। कोई थोड़ी देर हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, मेरा सिस्टम हैक हो रहे थे 2-3 दिन से। कल मेरे 2-3 वीडियो भी उड़े हैं, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था। अब आपको कोई क्लिप नहीं दिखाऊंगा। जो क्लिप देखने वाले लोग हैं सोशल मीडिया पर जाएं, यहाँ नहीं मिलेगा। दुनिया टुडे मेरा दूसरा चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लें, क्या पता किसी दिन ये चैनल, और वहाँ आपको क्लिप वाले वीडियो ज़रूर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।